गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने तीसरी यूनिट के जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी राजा राम मोहन रॉय के बाद जेएलएन नेहरू का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं में शामिल किया जाता है जो कि भारत से संबंधित है। और भी बहुत लोग रहे हैं, लेकिन जितनी विविधता या जितनी वैरायटी विचारों में जवाहरलाल नेहरू ने दिखाई है, शायद आज़ादी के बाद उतना विशाल व्यक्तित्व किसी अन्य व्यक्ति का नहीं रहा होगा। गांधी की अगर हम बारे में बात करते हैं तो गांधी जी राजनीतिक रूप से सक्रिय तो थे, एक प्रभाव रखते थे, लेकिन उन्होंने जितने विश्व की अन्य विचारधाराओं का अध्ययन या संपर्क, नज़दीकी संपर्क नहीं रख पाए जितना कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा। विवेकानंद भी रहे और भी रहे, बहुत अलग अलग। विवेकानंद आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र सीमित हो जाता है, राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक क्षेत्र से अपने आप को जोड़े रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया या वो जुड़े रहे। और यही बात थी कि वो ऐसे समय में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जब संपूर्ण दुनिया दो वर्गों में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र थे और एक तरफ साम्यवादी राष्ट्र थे। उन राष्ट्रों के बीच में भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के अंतर्गत जो नीतियां थी या जो योजनाएं थी या जो विचार थे, उन विचारों को सम्मिलित करते हुए भारत का कुशल नेतृत्व तो किया ही, साथ में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति भावनाएं या भारत के समर्थन में भी दूसरे राष्ट्रों को साथ लेकर चलने का काम किया। यानी उन्होंने भारत में ही आंतरिक एकता स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के पक्ष में एकता स्थापित करने का काम किया, या अपने मूल्यों के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान ही हैं या अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप उनके जो मूल्य थे, उन मूल्यों को विस्तार देने या उन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। अब जैसा कि जनरली हम देखते हैं कि वन बाय वन हम जो देखते हैं कि इनके द्वारा जो काम किए गए उनकी चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, जिसको किस रूप में मनाते हो आप? बाल दिवस के रूप में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। ठीक है। अब इलाहाबाद को आज प्रयागराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का इसलिए बताना जरूरी है, मोतीलाल नेहरू कांग्रेसी नेता, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में स्वराज्य पार्टी से जुड़े। ठीक है। एक प्रसिद्ध वकील रहे, बैरिस्टर रहे। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो प्रारंभिक या इनके पारिवारिक जो परिस्थितियाँ थी, वो बेहद अच्छी रही हैं, बेहद मजबूत रही हैं। जिस तरह का संघर्ष और राजनीतिक व्यक्तियों को करने पड़े हैं, इस तरह का संघर्ष जवाहरलाल नेहरू को नहीं करना पड़ा। तो आप ध्यान रखें, वर्तमान में प्रयागराज जो है वहाँ इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। ठीक है। तो देखें आप, इसके बाद इन्होंने 1905 में विदेश यात्रा करी। विदेश यात्रा किस रूप में करी? स्टूडेंट के रूप में। इंग्लैंड चले गए। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे विदेश चले गए, कुछ लोग सोचेंगे देश छूट गया इनका। इंग्लैंड के हैरी स्कूल में इनका प्रवेश हुआ 1905। ठीक है। अब वहाँ पर रहते हुए इन्होंने पढ़ाई को वहीं कंटिन्यू किया और 1912 में बैरिस्टर की परीक्षा पास कर ली। जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए? अब बैरिस्टर हो गए।
या कहते हैं हम लॉ का एग्जाम इन्होंने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया था। ठीक है, ये आयरलैंड के सिनफिन आंदोलन से भी इनका संबंध रहा। संबंध कैसे रहा, ये उससे प्रभावित रहे। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन का तो पता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से ही क्या होते रहे, प्रभावित होते रहे। 1910 आगे चले, आगे अगर आप देखेंगे तो फेबियन समाजवाद से प्रभावित हुए हैं वहीं, जो कि इनका मेन तत्व आता है। जवाहरलाल नेहरू को याद करने का कारण है समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। वहां पर दो व्यक्ति थे, सिडनी वेब और सिट्रस वेब। इन लोगों ने इनका परिचय समाजवाद से कराया। सिडनी वेब और सिट्रस वेब, ये उस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी समाजवाद के बारे में बताने का प्रयास किया, उनके बारे में उन्हें समझाने का प्रयास किया, या इनके समझाने के तरीके से क्या हो गए, बेट्रिस वेब। ठीक है, बेट्रिस वेब भी क्या हो गए, प्रभावित हुए, सिडनी वेब और बेट्रिस वेब। इन लोगों ने इन्हें फेबियन समाजवाद से संपर्क कराया। ये सब इनके शिक्षा काल का काम चल रहा है, यानी नींव का काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से इनका कनेक्शन हो रहा है, और इसी का प्रभाव है कि इनके विचार प्रभावित करते हैं। ये इनका क्या चल रहा है, शिक्षा का। विदेश में एजुकेशन प्राप्त किए ना बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें आप, इसको दिमाग में बैठाएं, याद रखें। तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। आपको जब किसी दिन आप इनके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो व्यक्ति भारत में रहा ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम की समस्याओं का उनको क्या अंदाज़ा रहा होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति ने, और हो सकता है कुछ लोग इसके पक्ष में भी हों, कि जो व्यक्ति देखे अभी आगे जब संघर्ष करेंगे तो जेल की यात्रा भी इनके द्वारा की जाएगी, और वो जेल की यात्रा की जाएगी राष्ट्रीयवाद से या राष्ट्रवाद से जुड़े होने के कारण। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो तो इनका दृष्टिकोण डेवलप करने में काम आ रही है, लेकिन उस एजुकेशन को पाने के बाद ये उस इंग्लैंड का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, फिर ये 1912 में कहाँ आ गए, भारत आ गए। गांधी जी 1915 में, 1912 में गांधी जी का और नेहरू जी कहाँ आ गए, भारत आ गए। आगे चलें, उन्नीस 1912 में भारत वापिस। देखो 14 में आए थे, क्या नाम था उनका, गोखले। 14 में गोखले आए और 15 में कौन आ गए, नेहरू जी भारत वापस आ गए। उन्नीस 1916 में कांग्रेस में जब लखनऊ समझौता हो रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, उस लखनऊ समझौते के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए। ये भी बैरिस्टर, ये भी बैरिस्टर, ये भी इंग्लैंड गए, ये भी इंग्लैंड जा चुके। इन्होंने भी विदेश की यात्रा की, दक्षिण अफ्रीका वगैरह जा आए थे, ये इंग्लैंड जा आए थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। इनका जन्म 1969 और इनका 1989, याद हो रहेगा आपको, तारीख आपको पता है 18। ठीक है, अगर कहीं पहले लिख दिया हो तो ध्यान रखें, 1889 और 1869, 20 साल का अंतर है दोनों में। 2 अक्टूबर
अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, ठीक है। तो ये गांधी जी संपर्क में आ रहे हैं 1916 में। तो गांधी जी का प्रभाव कमजोर नहीं है। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो इसके कारण क्या हुआ कि 1921 में, हालांकि फरवरी में वो स्थगित हो गया था मामला, इन्होंने 1921 में इन्हें जेल की यात्रा हो गई। और वहां पर मैंने अभी बताया था इनके पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक साथ जेल में हैं 6 महीने के लिए। अब ये तो रहते, लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया, और चोरी चोरा कांड होने की वजह से ये आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया, ठीक है। तो 1920 से 21 तक का आप कार्यकाल देख रहे हैं, 22 में देख रहे हैं, 6 महीने के कार्यकाल को पहले ही क्या कर दिया गया, स्थगित हो गया। और जिस कांड के कारण हुआ तो गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहे थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। असहयोग जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वापसी का समर्थन नहीं किया इन्होंने, असहयोग आंदोलन की वापसी का समर्थन नहीं करते थे। कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े भक्त हैं गांधी जी के नेहरू जी, तो ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के जो आंदोलन थे उनके प्रति किस किस व्यक्ति का विरोध रहा। मोतीलाल नेहरू ने भी इनका समर्थन नहीं किया। ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मोतीलाल नेहरू ने समर्थन नहीं किया, तो इस कारण उनको कहाँ भेज दिया गया, स्वराज्य पार्टी बनाने के लिए इनको रवाना कर दिया गया कि आप मोतीलाल जी चित्तरंजन दास के साथ मिलकर क्या बनाइए, एक अलग पार्टी का निर्माण कीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 1922 में इनको नगर पालिका का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। देखो पैसे वाली पार्टी है। 1922 इलाहाबाद में निर्विरोध अध्यक्ष, यानी इनका राजनीतिक जीवन जो चल रहा है, उस राजनीतिक जीवन में इनकी स्वीकार्यता प्रारंभ से ही है। (1889) 1905 1912 1910 1910 1912 1912 1910, ठीक है। कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन याद करें आप। 1889 1905 1910 1912 1916 1920 1921 और 1922। अब आता है 1928। एक यात्रा और लिख देते हैं। 1927 में ये सोवियत रूस घूमकर आए। देखो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ये आपके कई जगह काम आ सकती बात। यूएसएसआर का गठन या साम्यवादी विचारधारा का ऐसा माना जाए तो 1922 के लगभग हुआ था। ये बोल्शेविक क्रांति के बाद यूएसएसआर में किसका गठन हो गया, साम्यवादी सरकार का। पहली बार सरकार बनी है, फिर वहां पर साम्यवादी संगठन बना। रूस में साम्यवादी सरकार तो बोल्शेविक क्रांति के बाद हो गई थी, लेकिन ये जो संगठन है ना, ये यूएसएसआर, इसकी स्थापना लगभग इस टाइम बताते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आगे चलते हैं। तो इन्होंने 1927 में सोवियत रूस की यात्रा की। अब सोवियत रूस उस समय साम्यवादी राष्ट्र है, तो इनकी विचारधारा पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा और ये समाजवादी या समाजवाद के समर्थक बने। प्रभाव भी पड़ा इनका साम्यवाद पर, साम्यवाद का,
ठीक है। तो 1927 में इन्होंने वहाँ की यात्रा की और वहाँ सोवियत रूस के विकास को देखा साम्यवादी विचारधारा के अधीन रहते हुए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी विचारधारा, अब जब हम आगे विचार पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवाद का जो प्रभाव है वो कहाँ से आ रहा है। या कई लोगों ने कहा कि भारत जो कहता है कि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम किसी के पक्ष में झुके हुए नहीं हैं, तो कई लोग विरोध करते हैं कि तुम्हारा जो शुरू का जो इतिहास है 1952 में आप निर्वाचित हुए पहली बार प्रधानमंत्री, या उससे पहले जब प्रधानमंत्री रहे आप, तब से लेकर जब तक आप जीवित रहे आपका झुकाव रूस की तरफ रहा, यूएसएसआर की तरफ रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा भी साम्यवाद या समाजवाद के इर्द गिर्द घूमती रही। ठीक है, ऐसा आरोप लगा देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वो पहली बार कब मिले रूस से, 1927 में वहाँ की यात्रा की और बड़े नज़दीकी उन्होंने स्टडी की, जानने का अवसर मिला और उन्होंने सोचा कि यही विचारधारा किसके लिए सही रहेगी, भारतीयों के लिए। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की इन्होंने, ये ध्यान रख लेना कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की, किससे जुड़े हुए हैं वो नहीं, जुड़े हुए तो कांग्रेस से भी है ये, लेकिन हम बात करें इन्होंने किसकी स्थापना की, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में। और 1928 में ध्यान रखें आप, 1928 ये पूछा जाता है ना, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। अब इसका क्या रोल है, अब यहाँ पर इनके विचार देखिए आप, वो यहाँ पर स्वशासन की जगह पूर्ण स्वराज्य मांगती है कांग्रेस। पूर्ण स्वराज्य। तो इन्होंने कहा भाई कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे किस तारीख को, 26 जनवरी 1930, दिसंबर के एंड में हुए 29 में। तो इन्होंने इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। किसकी मांग की इन्होंने, पूर्ण स्वराज्य की। इसीलिए आज 26 जनवरी 1950, आज का मतलब इस महीने में, किस रूप में मनाते हैं। अब स्वतंत्र होना तो हमारे बस में नहीं था, हमको तो जल्दी से जो स्वतंत्रता चाहिए थी, तो स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन गणतंत्र दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, 26 तारीख को। तो उसकी घटना किससे जुड़ी हुई है, 1929 से। ठीक है, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब कब की, एक तो 1929 में, एक 1936 में, एक 1937 में भी ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। देखो 28 के बाद 29 के बाद हम कहाँ चले गए, 36 में और 37 में। याद कर लें एक बार, 1922 में इलाहाबाद में निर्विरोध चुने गए, यानी राजनीतिक जीवन में बंदा कब आया भारत, 1912 में। ठीक है, गांधी जी से कब मिला, 1916 में। भाग कब लिया, 1920 में। और 10 साल के अंदर अंदर ये नगर पालिका के क्या बन गए, निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। परिवार का प्रभाव समझ लीजिए या इनका खुद का प्रभाव समझ। फिर 27 में कहाँ चले गए, रूस, इंग्लैंड जाकर आए, फिर रूस चले गए। 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी इन्होंने कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 36 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, 37 में बने। अब आगे चलते हैं 1945। शिमला समझौते या सम्मेलन में क्या हुए, शामिल हुए।
1945 में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक सम्मेलन और हो चुका है, शिमला समझौता इंदिरा गांधी के अंतर्गत रहते हुए। 1946 में कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो चुनाव हुए या निर्वाचन जो हुआ, उस निर्वाचन में ये उपाध्यक्ष पद पर चुने गए या नियुक्त किए गए। ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी उसके उपाध्यक्ष बने मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फिर 13/12/1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये मिस्टर नेहरू के जीवन की वो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि प्रस्तावना से के समान ही है, वर्तमान प्रस्तावना के समान। भारतीयों के आदर्श को आदर्श से मिलते जुलते थे। कहने का मतलब ध्यान रखें कि भारतीयों की जो विचारधारा है या भारतीयों का जो राजनीतिक दर्शन है, उस भारतीय राजनीतिक दर्शन की प्रस्तुति थी उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के निर्माण के समय ये संविधान निर्माण के चरण चल रहे हैं, उनमें पहला 9/11/13 तीसरी जो बैठक हुई, उस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतलब हो गया कि भारत किन सिद्धांतों में, किन मूल्यों में विश्वास करता है, उन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो मिस्टर नेहरू की विचारधारा को भी स्पष्ट करता था, या नेहरू जी की विचारधारा को, या भारतीय जो विचारधारा है या भारतीय जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का काम कर रहा था वो उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। तो ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है। अब आप देखें इनकी जो बुक्स हैं, बुक्स भी पूछी जाती हैं कई बार, तो आप ध्यान कर लें। बहुत सारी बुक्स लिखी है इन्होंने। जिसमें आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, रूस के साम्यवाद के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है, साम्यवादी रूस, भारत और दुनिया। ठीक है। अपनी बेटी को जो पत्र लिखे थे, प्रियदर्शनी जिसका नाम था, और उनका उनको जिस नाम से जानते हैं वो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का पहले नाम भी पूछा गया है कि इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था, या उनके पिता उनको संबोधित किस नाम से करते थे, या जो पत्र लिखे गए हैं वो किस आधार पर उन्होंने लिखे। तो पहले देख लें। विश्व इतिहास की झलक। ठीक है। अपनी ऑटोबायोग्राफी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं साम्यवादी रूस, भारत और दुनिया, स्वतंत्रता की ओर,
भाषा का प्रश्न, और रही हिंदुस्तान की कहानी। देखो, हिंदुस्तान की कहानी, पुत्री को पिता के पत्र, हर प्रकार के रंग हैं इनके जीवन के, ये आपको ध्यान रखनी है। देखें क्रम से, विश्व इतिहास की झलक 1934 में लिखी थी। आत्मकथा लिखी 1936 में, ठीक है। और देखें आप, अब देखें ये जो व्यक्ति है ये कहीं से भी भारतीय व्यवस्थाओं का विरोधी नहीं है। उन्नीस सौ 1919, उसके बाद इन्होंने लिखी साम्यवादी रूस, उन्नीस सौ 1936, 1947 हो गई लगभग। बताने का उद्देश्य इतना ही है कि ये व्यक्ति जो है उसने लिखना, ये तो पत्र लिखे 1934 से इन्होंने बुक्स लिखना प्रारंभ की, 28 में लिखी जरूर, साम्यवादी रूस। और भाषा का हिंदुस्तान की कहानी 1937 में। एक बुक और है, भारत की एकता, 1941। तो ये इनकी बुक्स का एक क्रम है, जिस क्रम में आप इसको सेट करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। 1919, 1928, 1934, 1936, 1937, 1936 दो बार है, ध्यान रखें, आत्मकथा और भारत और दुनिया। तो ये वो वक्त है जब आप अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से भारत अपने विचारों को केंद्रित कर रहे हैं, एक पिता के रूप में भी, भाषा के प्रश्न पर भी, क्योंकि ये भारत की समस्याएं भी हैं। देखो हिंदुस्तान की कहानी, भाषा का प्रश्न, आप देख रहे हैं कि भारत में इतनी विविधताएं हैं। हिंदुस्तान की कहानी की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमानों को लेकर जिस तरह का डिवाइडेशन है, वो स्वतंत्रता, भारत दुनिया, साम्यवाद पर भी इन्होंने स्पष्ट रखे हैं विचार। भारत की विशेषताओं को या भारत की खोज, एक जो बुक है इस पर सीरियल भी बना हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, यानी इनका इतिहास में, राजनीति में, विचारधाराओं में साम्यवादी विचारधारा का अध्ययन किया, विश्व की अलग अलग सभ्यताओं संस्कृतियों का निचोड़ इन्होंने निकालने का, इसलिए इनके विचारों में इतनी विविधता है, इसलिए इनको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का धनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियाँ हैं उनमें किस तरह की विचारधारा का समर्थन किया जा रहा है, या उस समय में किस प्रकार की विचारधारा को अपनाया जाना चाहिए, उसका निचोड़ निकाल लें। भारत का अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे प्राचीन काल में, और वर्तमान में भारतीय संबंधों में किस प्रकार की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें, ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। जब स्वतंत्र भारत बना तो विदेश मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा था, तो इसलिए भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति पर इनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विदेश नीति पर स्पष्ट प्रभाव किसका? जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू को आप किससे जान सकते हैं? इनकी इन बुक्स के आधार पर, ठीक है। विश्व इतिहास की झलक हो, आत्मकथा हो, भारत की एकता हो, भारत की खोज हो, रूस हो, या
पिता को पुत्री के पत्र हो, भाषा का प्रश्न हो, हिंदुस्तान की कहानी हो, या स्वतंत्रता की और जो बुक है वो हो, ऑटोबायोग्राफी हो। इन्होंने अपने विरोधियों को भी अपने राजनीतिक या हम कहते मंत्रिमंडल में भी हमेशा शामिल रखते थे, या कई ऐसे व्यक्ति जो योग्यता में वास्तव में धनी थे, उन व्यक्तियों को अपने पास शामिल रखा और समय समय पर उन्हें भारत का नेतृत्व करने का मौका भी इन्होंने दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि निर्मित हुई है, उस छवि के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का कहीं न कहीं योगदान है। जब हम इनको देखते हैं तो इनका एक जो विषय आते हैं वो आता है एक तो मानवतावाद या मानववाद, धर्मनिरपेक्षता पर इनकी नीतियां, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी, जिसको लेकर इनको जाना जाता है। तो लोकतांत्रिक, ये सब विचारधाराएं इतनी बड़ी नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने किसी और से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इन विचारधाराओं में परिवर्तन किया, तो हम इसको पढ़ेंगे मेनली, तो ठीक है, और इनके इन विचारों का भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। और देखें एक चीज, तो इनका जो नारा है या इनको कहा जाता है, जिस कथन के साथ इनको जोड़ा जाता है वो है आराम हराम है। आराम हराम। भारत चीन युद्ध में भी ये भारत चीन युद्ध के समय भी इनका काम बना हुआ था। सत्ताईस मई 1964 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि 11 नवंबर से लेकर 1889 से और 64 तक एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने भारत अपनी नेतृत्व क्षमताओं के आधार पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। एक सम्भ्रात परिवार से, एक बहुत संपन्न परिवार से एक व्यक्ति जुड़ता है और वो राष्ट्रीय आंदोलन में उसी प्रकार सजग होता है, सक्रिय होता है, जिस प्रकार एक आम आदमी या आम भारतीय अपना योगदान देने की कोशिश करता है। जेल यात्राएं की, जेल यात्राओं के दौरान जो अनुभव हुए, उन अनुभवों के आधार पर आगे की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली इन्होंने निर्धारित की। अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को अपनी राजनीति में या अपनी विचारधारा में इन्होंने शामिल किया। विश्व बंधुत्व ले लें, सहयोग ले लें, शांतिपूर्ण समाधान को ले लें, या किसी भी अन्य प्रकार से। इन्होंने देखो, जो कश्मीर का मुद्दा था, उस कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ ले गए थे। अब कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं और कुछ लोग समर्थन करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में था, पाक और भारत के बीच में था, तो दो राष्ट्रों के बीच मुद्दा था, शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे, भारत स्वतंत्र हुआ ही था, तो इस शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनओ ले गए थे, डरकर नहीं ले गए थे। तो 1949 के आसपास की बात है, 1949 1950 के आसपास, तो ये लेकर गए यूएनओ में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को, प्रश्न एक ये भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी थे, आप किन आधारों पर ऐसा कह सकते हैं। तो उनके कार्यों की जब चर्चा करेंगे तब हम इन कार्यों का भी विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने जो वाकई में जो कार्य किए हैं वो उनके व्यक्तित्व से मेल खाते थे या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, जब आप इनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट कर पाएंगे, उसको अपने तारतम्यता स्थापित कर पाएंगे उनके और अपने विचारों में। आप जब देखेंगे, एक यूनिवर्सल व्यक्ति को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उसकी विचारधारा क्षेत्रीय हितों से ऊपर है, क्षेत्रीय संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप जो भी हम लोग हैं, राष्ट्र शब्द जुड़ते ही हमारी भूमिका क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। उस सीमित दायरे के बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तत्व या अंतर्राष्ट्रीयता में जब आप शामिल होते हैं। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीयता का ही समर्थन करते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनकी विचारधारा विश्व को एक सामूहिक परिवार के रूप में रखते हुए उसके अनुसार आचरण करने की ओर ध्यान दिलाती है। ठीक है,
फिर अगली बार मिलेंगे, इनकी कार्यों को देखते हुए इनकी कार्य क्षमताओं पर चर्चा करेंगे, इनके राजनीतिक सामाजिक जो विचार हैं उन विचारों पर चर्चा करेंगे।